नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। पूरे देश में मिशन 2024 का रण जारी है। चौथे फेज के दौरान सुबह से ही 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों में मतदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र की आज बात की जाए तो आज महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। चौथे चरण में नंदुरबार, जलगांव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, मालव, पुणे, शिरूर, इसी के साथ ही अहमदनगर और बता दें आपको कि शिरडी की बीड लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। आज करीब 298 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इससे पहले 3 चरणों में 24 लोकसभा सीटों पर बता दें आपको मतदान हो चुका है, तो वहीं आज 11 सीटों के साथ महाराष्ट्र की 35 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। बता दें कि इस फेज में नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री राव साहेब दानवे जालना लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उन्हें कांग्रेस के कल्याण काले चुनौती दे रहे हैं। तो वही बता दें आपको कि बीड लोकसभा सीट पर शरद पवार की एनसीपी के बजरंग सोनवले का मुकाबला बीजेपी की पंकजा मुंडे से हो रहा है। तो वहीं औरंगाबाद सीट पर शिवसेना सिंधे गुट के प्रत्याशी संदीपान भुमरे का मुकाबला शिवसेना यूबीटी प्रत्याशी चंद्रकांत खैरे से है। तो बता दें आपको महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीटों पर चुनावी घमासान है और इसी के साथ ही महाविकास अघाड़ी या एनडीए को कमान मिलेगी, ये सवाल लगातार बना हुआ है। बात अगर सीटों की करें तो जालना, बीड, औरंगाबाद सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो बता दें आपको 11 लोकसभा सीटों पर किसके लिए कांटों भरी राहें होंगी, ये सवाल लगातार बना हुआ है। क्या पंकजा मुंडे बचा पाएंगी पिता की विरासत को? बता दें आपको ये बड़ा सवाल बना हुआ है। महाराष्ट्र में किसकी जीत और किसकी आफत, क्या खेला होगा, ये तमाम सवाल हैं जो लगातार बने हुए हैं। लोकसभा चुनाव चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है, जिसमें सुबह से ही वोटिंग जारी है। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर 11 लोकसभा सीटों पर कांटे की टक्कर जो है वो नजर आएगी, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में किसी के लिए भी ये जो फैसला है, ये जो चुनाव है, किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। सभी की राहें मुश्किल भरी होंगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। महाराष्ट्र की सियासत ऐसी है जिसमें तमाम दांवपेच लगातार देखे गए हैं। महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीटों पर आज चुनावी घमासान जारी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोहम्मद शमी और नगेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। मोहम्मद शमी का पहले रुख करते हैं। मोहम्मद शमी, अभी तक कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है? क्या कुछ रुख आपको जनता का नजर आया? देखिए, अगर बात की जाए नेहा, दोपहर 1 बजे तक के तीसरे राउंड में छत्रपति औरंगाबाद लोकसभा सीट पर अब तक के 32% से अधिक मतदान हो चुका है और यहाँ पर 3 जो प्रत्याशी है उनमें कांटे की टक्कर है। जिस तरह से शिंदे शिवसेना और शिंदे शिवसेना और उद्धव बालासाहब ठाकरे शिवसेना के बीच में भी मुकाबला है, लेकिन इन्हीं दोनों पार्टियों को पीछे करते हुए कहीं ना कहीं एमआईएम भी अपनी राह हमवार कर रही है, क्योंकि यहाँ पर तीनों के बीच में कांटे की टक्कर है। अगर बात की जाए दोपहर तक के, तो यहाँ पर कई कांटे का मुकाबला देखने में आ रहा है। औरंगाबाद लोकसभा सीट पर जहां पर एकनाथ शिंदे शिवसेना के संदीपान भुमरे को ग्रामीण एरिया से बढ़त मिल रही है, तो वहीं जो औरंगाबाद लोकसभा सीट का सेंट्रल पार्ट है वहां पर शिवसेना, तो वहीं मुस्लिम बहुल इलाके में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो मौजूदा सांसद है इम्तियाज जलील, उन्हें भी लोग वोट दे रहे हैं। अगर बात की जाए जालना लोकसभा सीट की, तो वहां पर जो केंद्रीय मंत्री है राव साहब दानवे, उनका मुकाबला महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार कल्याण काड़े से है। तो आपको बता दूं कि कल्याण काड़े ने पिछली मर्तबा भी लोकसभा सीट के लिए चुनाव में खड़े हुए थे, लेकिन कुछ वोटों की वजह से वो हार गए थे। और कल्याण काड़े का मुकाबला राव साहब दानवे जो 5 मर्तबा सांसद रह चुके हैं उनसे है, और ये अब 6ठी टाइम है। उसी तरह बीड़ का आपको बोलूं तो वहां पर पंकजा मुंडे जो बीजेपी से है, उनका मुकाबला महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है बजरंग सोनवणे, उनसे है। वहां पर भी कांटे की टक्कर है। कहीं ना कहीं जो मराठा रिजर्वेशन का मामला था वो इस चुनाव में अहम भूमिका रहेंगे, क्योंकि जब मराठा आंदोलन चालू था तो हम खुद वहां पर मौजूद थे। वहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी को
बीजेपी के खिलाफ कई सारे आंदोलन हुए, कई सारे जो बीजेपी के नेता थे उन्हें गांव में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, और बाकायदा वहां पर के जो एंट्री रहती है वहां पर बड़े होल्डिंग्स बैनर लगाए गए थे, और उसमें कहा गया था कि जितने भी राजकीय पक्ष के नेता है वो यहाँ पर आना नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव में मराठा आरक्षण का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं गूंजता हुआ यानी दिखाई ऐसा दे रहा माना है। जा सकता है कि पंकजा मुंडे के लिए ये लड़ाई आसान नहीं होगी, साख बचाना आसान नहीं होगा। नागेंद्र भाटी भी हमारे साथ जुड़े हुए। नागेंद्र, जनता का जो रुख है वो लगातार नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। क्या कुछ समीकरण आपको नजर आ रहे हैं? क्या कुछ मुद्दे हैं जो महाराष्ट्र की जनता के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है? बिल्कुल नेहा, देखिए यदि महाराष्ट्र की बात करें मुद्दों की, तो सबसे बड़ा मुद्दा वहां आरक्षण का मुद्दा रहा है, और मराठा आरक्षण के लिए उग्र आंदोलन भी हमने देखे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है। हालांकि जो वहां मौजूदा सरकार है उसकी तरफ से ये कोशिश जरूर की गई है कि इस मुद्दे को शांत कर लिया गया है, लेकिन क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव है तो एक बार फिर से ये मुद्दा अहम रहेगा इस चुनाव में। दूसरी तरफ यदि हम 2019 से और अब तक की यदि बात करें तो जो 2019 की स्थिति थी उससे उलट इस बार चुनाव हो रहा है। 2019 में आप देखिए कि शिवसेना जो है वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार वो बीजेपी के खिलाफ जो महागठबंधन बना है उसमें चुनाव लड़ रही है, और शिवसेना जो है वो अब दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक शिवसेना वो है जो एकनाथ शिंदे के साथ है और दूसरी उद्धव ठाकरे के साथ है, दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। उसी तरह से हम एनसीपी की यदि बात करें नेहा, तो एनसीपी भी 2019 की एनसीपी नहीं रही है, और जो दबदबा है वो अब उतना नहीं रहा है, क्योंकि अब वो दो हिस्सों में बट गई है। एक हिस्सा चाचा शरद पवार के गुट का है और दूसरा भतीजे अजीत पवार का। तो यहाँ जो परिवार में जो बटाव देखा गया है वो भी एक मेन मुद्दा है, और इसमें सभी को साबित करना होगा अपने आप को, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उसको भी महाराष्ट्र में खुद को साबित करना है कि वो 2019 की स्थिति से बेटर कंडीशन में है। उसी तरह से शिवसेना दो हिस्सों में बटी है, तो उसको भी अपने आप को साबित करना होगा कि असली शिवसेना कौन है या जन समर्थन किसके साथ है। उसी तरह से एनसीपी भी दो गुट में है, तो वहां भी अजीत पवार को भी अपने आप को साबित करना होगा, और शरद पवार जिन्हें कि महाराष्ट्र का छत्रप कहा जाता है उन्हें भी अपने आप को साबित करना होगा कि भले ही भतीजे की वजह से पार्टी टूट गई हो लेकिन जन समर्थन उनको है। उसी तरह से इन सब के बीच में आप देखिए कि कांग्रेस जो है वो हाशिए पर जाती हुई दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस को भी अपना खोया वर्चस्व महाराष्ट्र में वापस लाना होगा। तो ये जो 2024 की लड़ाई है ये किसी एक पार्टी की लड़ाई के तौर पर महाराष्ट्र में आप नहीं देख सकते हैं। यहां सभी पार्टियां अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मोहम्मद शमी, जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति की जब हम बात करते हैं तो मामला काफी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। यहाँ पर हम बात चाहे शिवसेना की करें या फिर एनसीपी की करें, ये जो असली वर्सेस नकली की जो लड़ाई है इसमें किसको कहां तक नुकसान होगा, और जो वोटर है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज नजर नहीं हो जाएगा? जाए दोनों शिवसेना की, तो जो वोटर्स है वो कहीं ना कहीं, आपने सही कहा है नेहा, कि कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो उद्धव बाला साहब ठाकरे को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उनका जो चुनाव चिन्ह है वो मशाल है। तो कहीं ना कहीं जो उद्धव ठाकरे वाला शिवसेना है तो वो जो धनुष्य बाण है उसको वोट करना चाह रहा है, लेकिन अब वो जो निशानी है वो एकनाथ शिंदे के पास चली गई है। कई सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि वोट डाले तो किसको डाले। इस तरह से कई सारे मामले भी, इस तरह से कई सारे लोगों से सुनने में भी आया है कि उन्हें धनुष्य बाण को वोट देना था लेकिन उन्होंने मशाल को दे दिया है, या फिर कहीं दूसरों को मशाल को देना था उसने धनुष्य बाण को दे दिया। तो कहीं ना कहीं ये परेशानी लोगों में है कि जो चुनाव चिन्ह है वो बदल गया है। और जिस तरह आपने कहा है कि महाराष्ट्र में पिछले
एक साल में जो फेरबदल हुआ है उसमें 2 शिवसेना हो गई है, 2 एनसीपी हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। एकनाथ शिंदे शिवसेना और उद्धव बालासाहब ठाकरे शिवसेना, आए दिन ये भी देखने में आ रहा है कि कई जगह ये दोनों भी पार्टियां आमने सामने भी आई है। और अगर बात की जाए औरंगाबाद लोकसभा सीट की, तो 2 दिन पहले दोनों शिवसेना आमने सामने भी आ गई थी। वो गनीमत रही कि पुलिस ने इस मामले में बीच बचाव करके मामले को सुलझा दिया, वरना दोनों ही शिवसेना आपस में भिड़ जाती थी। और ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार इस तरह के मामले हुए हैं, चाहे वो औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर का हो या फिर चुनाव में वर्चस्व की लड़ाई का। नागेंद्र, जिस तरह से जैसे कि शमी ने भी बताया कि वोटर्स जो है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज, इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आई हैं। यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि ये जो कंफ्यूज वोटर है ये किसकी ओर जा सकता है? देखिए नेहा, सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है महाराष्ट्र के अंदर वोटर्स का, वो ये है कि किसी को तो पार्टी से लगाव है और किसी को नेताओं से लगाव है, किसी को उस पुराने सिंबल से लगाव है। यानी कि जो वोटर है, जैसे शिवसेना की ही अभी बात कर रहे थे, उसको वो वर्षों से शिवसेना को का जो वोटर है वो धनुष्मान को वोट देता हुआ आया है। लेकिन इस बार शिवसेना का जो दूसरा गुट है उसका मसाल है, तो यानी कि वो चाहते तो अपने दूसरे नेता का वो है, लेकिन जो सिंबल है उसका लगाव भी वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन भी एक देखा जा रहा है। उसी तरह से एनसीपी में भी एक कंफ्यूजन देखा जा रहा है कि जो बरसों से एनसीपी का वोटर है वो दीवार घड़ी को वोट करता हुआ आ रहा है। अब यदि उसे शरद पवार पसंद भी है तो भी वो अपना मोह अपने सिंबल से छोड़ना नहीं पा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन इन अब तो 4 पार्टी कहेंगे, जो 2 पार्टियों की 4 पार्टी हो गई हैं, इनमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन वोटर के अंदर ये देखा जा रहा है। हालांकि ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए सभी जो नेता हैं उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, पब्लिक को समझाया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि होता है कई बार जो पुराने कांग्रेसी हैं उन्हें कोई और चुनाव चिन्ह नहीं दिखाई देता सिवाय हाथ के पंजे के। उसी तरह से जो इन पार्टियों से वर्षों से जुड़े हुए हैं उन्हें वही सिंबल दिखाई देते हैं जिन पर कि वो दशकों से वोट करते हुए आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा कंफ्यूजन है और इसका ये देखिए कि फायदा किसको मिलता है। जी मोहम्मद शमी, क्योंकि आप लगातार महाराष्ट्र की पूरी राजनीति पर नजर बनाए रहते हैं, आपको क्या लगता है कि जब बीजेपी 400 पार का नारा देती है तो महाराष्ट्र से बीजेपी को कितना जो है बल मिलता हुआ यहाँ पर नजर आएगा? जी, अगर देखिए 400 पार का नारे की जो बीजेपी बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो उनके विरोधी है, इन लोगों का कहना है कि 150 से 200 के पार नहीं जाएंगी। ये सिर्फ जो बीजेपी है ये घोषणा कर रही है कि 400 पार। जमीनी हकीकत कुछ है। अगर मराठवाड़ा की बात की जाए तो मराठवाड़ा सूखाग्रस्त इलाका है। जिस तरह मैंने आपको सुबह भी बताया है कि यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा अभी जो मराठवाड़ा का सबसे बड़ा डैम से औरंगाबाद, नांदेड़, औरंगाबाद, जालना, बीड़, इस तरह कई सारे शहरों को ये वाटर सप्लाई किया जाता है इस डैम से पानी। तो इस डैम में थोड़ा बहुत पानी बचा है, जिसकी वजह से जो आने वाले दिन है वहां पर बहुत ज्यादा परेशानी होंगी पीने के पानी के लिए। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण इलाके हैं तो उनमें इस पानी की समस्याओं को भी जो राजकीय पार्टियां हैं उन पर गुस्सा दिखाई दे रहा है। और अगर बीजेपी की बात की जाए तो छत्रपति संभाजी नगर में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, लेकिन इन लोगों का दावा है कि जो पानी के लिए ये लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं इन लोगों का कहना है कि चाहे कोई भी पार्टी रहो, इस पानी की समस्या पर सिर्फ राजनीति हो रही है। लोगों को पीने के पानी नहीं है। औरंगाबाद में 10 से 15 दिन में एक बार पानी आता है और जो राजकीय पार्टियां हैं वो सिर्फ वादे कर रही है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आम जो लोग हैं उनमें गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। नागेंद्र, जब बात महाराष्ट्र की होती है तो देखिए यहाँ पर पहला तो ये है कि जो 2 पार्टियां थी वो अब 4 हो गई हैं। साथ ही बीजेपी जिनके साथ चुनाव लड़ रही थी इस बार वो उनके साथ चुनाव नहीं लड़ रही है। आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी 41 का जो बीजेपी का आंकड़ा था ये पार हो पाएगा या फिर पीछे रह जाएगी? और अगर पीछे रहते तो उसका क्या कुछ कारण रहेगा?
देखिए, इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें क्योंकि बीजेपी के साथ जो शिवसेना का एक गुट है एकनाथ शिंदे वाला, वो उनके साथ गठबंधन में, उसी तरह से एनसीपी से के जो दो टुकड़े हुए हैं उनमें अजीत पवार वाला जो गुट है वो बीजेपी के साथ इस बार गठबंधन में है, तो गठबंधन को भी सीट गई है। और आप देखिए कि राजनीति जो महाराष्ट्र की है वो यही कहती है कि जो उनके सहयोगी दल हैं वो ये तो चाहते हैं कि उनका अपना कद वहां बढ़े, अपनी सीट ज्यादा बढ़े, लेकिन अंदर खाने वो ये नहीं चाहते हैं कि बीजेपी भी उतनी ही मजबूती से महाराष्ट्र के अंदर आए, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपना छत्र अपने स्टेट में चाहती हैं। तो यदि बीजेपी ज्यादा बढ़त में रहेगी तो उससे जो कमांड है या जो असर है, यदि सरकार बनती है तो सरकार में उनका असर कम होता है सहयोगी दलों का, यदि वो मजबूत स्थिति में नहीं है। तो बीजेपी भी जीते, लेकिन जो उसके घटक दल हैं, चाहे एकनाथ शिंदे की बात करें या अजीत पवार की, वो ये भी चाहेंगे कि उनका प्रदर्शन और भी अच्छा हो बीजेपी से। तो ये सभी चीजें हैं जिसमें हालांकि बीजेपी अब भाजपा के नेताओं की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, 400 पार का नारा इस बार दिया है, लेकिन विपक्ष भी इस बार पूरी मजबूती से चुनाव लड़ती हुई दिख रही है। लेकिन महाराष्ट्र की यदि बात करें तो महाराष्ट्र में कई तरह का कंफ्यूजन और जो मुद्दे हैं वो अभी भी बरकरार हैं। चाहे देखिए आप दिल्ली एनसीआर में किसानों का आंदोलन जो है वो जरूर लोगों ने देखा, लेकिन जो समस्या किसानों की है वो महाराष्ट्र में भी है। और अभी जैसे मेरे सहयोगी बता रहे थे कि मराठावाड़ा में पानी की भी सबसे बड़ी समस्या है, तो ना सिर्फ पीने के पानी की बल्कि जो किसान हैं उन्हें खेती के लिए, जो सिंचाई के लिए जो पानी चाहिए उसकी भी वहां बहुत ज्यादा किल्लत है। तो सिर्फ जो मराठा आंदोलन है, मराठा आरक्षण की ही सिर्फ लड़ाई नहीं है, बल्कि वहां किसानों को पानी की सबसे बड़ी जो समस्या है ये भी एक चुनावी मुद्दा है। और इसको दूर करने के लिए सबकी तरफ से दावे और वादे बड़े बड़े तो किए गए हैं, लेकिन 10 साल से मोदी सरकार केंद्र में है और अच्छे खासे सांसद महाराष्ट्र से वहां गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या बरकरार है। और यही वजह है कि भाजपा के कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें की गांव से लोगों ने एक तरह से कहें कि खदेड़ा है, यानी कि विरोध जो है वो बीजेपी उम्मीदवारों का इस बार देखने को वहां मिल रहा है इन सभी मुद्दों के चलते हुए। जी नागेंद्र, क्योंकि विरोध भी देखने को मिल रहा है, ऐसे में जो बीड से पंकजा मुंडे की लड़ाई है ये कितनी ज्यादा उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो जाती है और क्या किस तरह से वो यहाँ पर लड़ती हुई नजर आएंगी? देखिए नेहा, यदि बिड लोकसभा की बात करें तो यहां से पहले पंकजा मुंडे जो हैं उनकी बहन यहां से सांसद थी, लेकिन इस बार क्योंकि विधानसभा का चुनाव पंकजा मुंडे अपने ही कजिन धनंजय मुंडे के सामने हार गई थी, तो इस बार जो उनका चुनाव था वो विधानसभा हारने के बाद अब लोकसभा चुनाव अपनी जो उनकी बहन है उनकी जगह वो पहली बार यहां लोकसभा चुनाव लड़ रही है। तो उनके लिए भी एक चुनौती है कि पहले उनकी बहन वहां से सांसद रही है और इस बार पहली बार वो वहां से चुनाव लड़ रही हैं, तो एक चुनौती तो उनके लिए वहां से है ही। शमी, जिस तरह से तमाम मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं लोगों के, उसके आधार पर भी वोट करते हैं, साथ ही विपक्ष कई बार जो बड़े बड़े हमले करता है केंद्र सरकार पर, चाहे वो तानाशाही का हो, लोकतंत्र की हत्या का हो, जमीनी स्तर पर इसका क्या कुछ असर नजर आता है जनता पर? देखिए, अगर बात की जाए लोकल मुद्दों की तो मैंने आपको कहा हूं कि यहाँ पर पानी का मुद्दा है और कई सारे जो योजनाएं थे या फिर यहाँ पर कई सारी जो कंपनीज आना थी मराठवाड़ा में, वो कहीं ना कहीं यहाँ से ट्रांसफर, यहाँ से उन्हें गुजरात लेकर जाया गया है। तो इसकी वजह से जो लोग हैं यहाँ पर रोजगारी का मसला हो गया है और एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिस तरह से होना चाहिए था यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है और मराठवाड़ा को हमेशा से ही पिछड़ा हुआ कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो पिछड़ापन है यही कारण है कि यहाँ पर इंडस्ट्री जी तो बता दें आपको यहाँ पर 11 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। नागेंद्र भाटी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नागेंद्र, जालना लोकसभा सीट को लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं हैं। इस सीट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मुकाबला आपको किस तरह का नजर आता है? बिल्कुल, देखिए
महाराष्ट्र की जो 11 सीटें हैं इनकी भी यदि बात करें तो इन जिन 11 सीटों पर अभी चुनाव चल रहा है इनमें 4 सीटें जो हैं वो शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट के पास हैं। तो उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती नेहा ये है कि उन्हें ना सिर्फ और ज्यादा सीटें जीतनी है बल्कि जिन सीटों पर वो पहले से जीते हुए हैं उन पर भी इस बार अपनी जो जीत है वो बरकरार रखनी चाहिए। उसी तरह से जो एकनाथ शिंदे की यदि बात करें तो उनके जिन सीटों पर उनके सांसद थे उनको भी उस पर अपनी जो साख है वो एक तरह से दांव पर लगी हुई है, क्योंकि पहले एकजुट शिवसेना चुनाव लड़ी थी लेकिन इस बार क्योंकि अलग अलग गुट में शिवसेना है तो उसके लिए अपनी अपनी साख दोनों नेताओं के लिए बचाए रखना एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि एकनाथ शिंदे अभी मुख्यमंत्री भी हैं और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए यदि उनके गुट वाली शिवसेना हारती है या फिर उसको शिकस्त किसी भी तरह की मिलती है तो ये आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में उनके लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। क्योंकि इससे जो अभी कार्यकर्ता जो संयुक्त शिवसेना का कार्यकर्ता उनके साथ अभी डटा हुआ है, हो सकता है कि यदि यहां उन्हें झटका लगता है तो विधानसभा चुनाव आते आते वो वहीं शिफ्ट हो जाए उद्धव ठाकरे वाले गुट में। जी नागेंद्र, उद्धव ठाकरे के लिए इस सामने क्या कुछ बड़ी चुनौतियां हैं और मान लीजिए अगर वो बढ़त बना लेते हैं तो किस तरह का जो समीकरण है वो महाराष्ट्र में नजर आ सकता है? देखिए, चाहे एकनाथ शिंदे हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, जिसके भी गुट के ज्यादा यहां पर जो प्रत्याशी हैं जो उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे, उसका ही अपनी जो साख है वो उसकी ज्यादा अपनी पार्टी में बनेगी। आप देखिए कि ये दोनों पार्टी एक समय पर एक थी, लेकिन जब चाहे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते हुए चाहे दूसरी मजबूरी के चलते जब पार्टी अलग अलग दो गुट में बटी है तो आप देखिए कि जो कार्यकर्ता है उसका मनोबल तभी बढ़ेगा जब वो जिस नेता के साथ है उस नेता का कद बढ़ता है, यानी कि उस नेता के समर्थन में जन समर्थन ज्यादा जुटता है और वो ज्यादा लोकसभा सीट जीत कर आता है। तो उसी के साथ जो कार्यकर्ता हैं वो जुड़ेंगे। तो इनमें से जिसकी भी साख कम होगी, आप मानकर चलिए कि जो कार्यकर्ता है वो इधर से उधर शिफ्ट हो सकता है। अब चाहे एकनाथ शिंदे हो या फिर उद्धव ठाकरे, दोनों ही जिसको भी कमजोर देखेगी उससे दूसरे पाले में कार्यकर्ता जा सकता है। जी शमी, जो सभी 11 लोकसभा सीटें हैं इन पर लगातार देखा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है। आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी सीट है जहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और वो कौन सा प्रत्याशी होगा जो सभी के सामने एक बड़ी चुनौती देता हुआ नजर आएगा? देखिए, सबसे पहले तो कांटे की टक्कर तो हर जगह पर दो प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर है, लेकिन अगर औरंगाबाद लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। 2 शिवसेना और एक MIM, तीनों जो उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं राजकीय पक्ष में अपनी दावेदारी भी कर रहे हैं और तीनों भी मजबूत है। अगर बात की जाए एकनाथ शिंदे शिवसेना की तो यहाँ के जो उम्मीदवार है संदीपान भुमरे, वो कैबिनेट मिनिस्टर भी है महाराष्ट्र राज्य में। और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की बात की जाए तो चंद्रकांत खैरे उम्मीदवार, वो 3-4 समय से सांसद रह चुके हैं और 5वीं बार उन्होंने इम्तियाज जलील जो अभी मौजूदा सांसद थे औरंगाबाद के, उन्होंने वो थे। कहीं ना कहीं ये मुकाबला ताकतवर देखे जा रहा है। अगर बात की जाए जालना की तो यहाँ पर जालना की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी और महाविकास आघाड़ी में कांटे की टक्कर है। पिछली बार भी दोनों ही प्रत्याशी जो थे उनके बीच में कांटे की टक्कर हुई थी और कुछ हजार वोट से जो कांग्रेस उम्मीदवार थे वो कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार जो है तो वो बीजेपी के जो उम्मीदवार है राव साहब दानवे, वो ऑलरेडी कैबिनेट, वो केंद्रीय मंत्री है, रेलवे में मंत्री है वो, और कहीं ना कहीं उनका प्रभाव भी जालना पर है। लेकिन उन्हीं को टक्कर देने के लिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार है कल्याण काळे, ये भी कहीं ना कहीं अपना दमखम दिखा रहे हैं और महाविकास आघाड़ी के बलबूते पर इन्हें भी काफी वोट मिलेंगे। क्योंकि अगर बात की जाए कई सारे जो मराठा है वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को पसंद करते हैं और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे जो है तो वो कल्याण काळे यानी महाविकास आघाड़ी में शामिल जो उम्मीदवार है कल्याण काळे, उन्हें कहीं ना कहीं उनका भी
अलायंस होने की वजह से उन्हें हेल्प मिलेंगी। और बीजेपी के जो उम्मीदवार है और केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे, कहीं ना कहीं जालना के जो लोग हैं उन्हें कई सारी समस्याएं भी है, और कहीं ना कहीं एक तबका है जो नाराज दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री है, 2 फेज तक के विकास के कामों पर बात कर रहे थे, वो विकास के नाम पर ही वोट मांग रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो कोई स्पेसिफिक एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। कहीं ना कहीं जो उनके बयानात है उसकी वजह से जो लोकल स्थानीय लोग जी। हैं वो कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रही है एक कम्युनिटी। और अगर बात की जाए बीड़ की, तो बीड़ जो है वहां पर मराठा आरक्षण के लिए कई सारे आंदोलन किए गए, कई सारे रास्ता रोको आंदोलन के दौरान कई सारी गाड़ियों को जलाया गया, जो मंत्री, जो राजकीय नेता थे उनके घरों को जलाया गया। तो कहीं ना कहीं मराठा जो वोट बैंक है वो भीड़ में बहुत ज्यादा है, और यही वोट बैंक उग्र भी हो गया था मराठाओं के रिजर्वेशन को जी। लिए। तो कहीं ना कहीं पंकज मुंडे को ये भी बहुत देख समझकर ये वहां पर स्टेटमेंट देना है, क्योंकि जो पंकज मुंडे है वो ओबीसी से बिलोंग करती है, और वहां पर जो एनसीपी के उम्मीदवार है वो मराठा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजकीय पार्टियां हैं उन्हें वोट बैंक को भी ध्यान में रखते हुए अपने स्टेटमेंट देना होंगे। जिस तरह से एक स्टेटमेंट की वजह से लोगों की सीट गिर जाती है, तो कहीं ना कहीं वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उससे इन्हें जी। बचना चाहिए। बिल्कुल, यानी और महाराष्ट्र का सियासी रण किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला है। देखना होगा कि कौन कहां से बाजी मारता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMB नेटवर्क। नमस्कार।